कहानी क्रिश की जुबानी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड अविनाश की बहन मोनिका से प्यार कर बैठा था और उस लड़की ने मुझे अपना सब कुछ दिया था, अपना दिल, शरीर और आत्मा। पर मैं भी बेवकूफ़ था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पामेला ऐसे ही मुझसे ब्रेकअप कर ली थी और फिर बिना कुछ कहे गायब हो गई थी। और अचानक से एक दिन वह मेरे पास आ गई, कहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ अविनाश के बच्चे के साथ, और इस हाल में मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मैं अपने दोस्त से लड़ पड़ा, उससे कहा कि उसकी बहन मोनिका से मैं प्यार का नाटक कर रहा था, यह कर्ज चुकाने का वक्त है। लेकिन फिर अविनाश ने मुझे बताया मेरे एक्स गर्लफ्रेंड पामेला की हकीकत, कि वह मुझसे कभी प्यार नहीं की थी। ना जाने मोनिका को कितना दुख पहुंचाया। मोनिका गायब हो गई, उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी। पूरी रात बीत गई। तो ऐसा महसूस होता है जब आप मर जाते हो तो कि कोई आत्मा नहीं रहती। पिछली बार मुझे लाल नजर आया था, पर इस बार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। न ही सफ़ेद था और न ही अंधकार था, बस कुछ नजर नहीं आता। मरने के बाद शायद आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता, पर मुझे हर एक सेकंड के साथ इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है। मुझे किसी को जान से मारने का मन कर रहा है। मैं सबको जान से मारना चाहता हूँ। मैं यह पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। उन सब की आंखें निकाल कर फेंक देना चाहता हूँ जिसकी नज़र मोनिका की नग्न तस्वीर पर पड़ी। जब सुबह वह तस्वीर मुझे मेरे फ़ोन पर नजर आई थी, ऐसा लगा था मेरा सर पर किसी ने गोली मार दी हो। मेरी अपनी चित्कार मुझे फाड़ कर अलग कर रही थी। मैं उसे सुन नहीं पाया। मैं मृत्यु की तरफ कांपते हुए उन तस्वीरों को देख रहा था। गुस्से के आंसू से मेरी आंखें धुंधली हो गई थी। जब उसका शरीर, उसकी त्वचा, उसका मासूम चेहरा दुनिया के सामने खुलकर रह गया था। मैं अपने आप को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसे अपने बाहों में नहीं ले पाया था, पूरी दुनिया से बचा नहीं पाया था। मैं ऐसा करता मेरे अंदर यह गुस्से की आग नहीं भड़क गई होती। मुझे बता रहा था उस शख्स को मार डालो जिसने ऐसा किया है। अभी मैं कॉलेज के कॉरिडोर से चल रहा था। मेरे अंदर जो गुस्सा था, मैं इंसान जैसा जरा भी नहीं दिख रहा था। लोग मेरी आंखों में देख रहे थे तो वह डर महसूस कर रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर वह कातिल को देख रहे थे। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था, और यह मैं पूरा निश्चित तौर से ही कह सकता हूँ। मेरी नज़र स्टेसी पर पड़ी, जो किताब लेकर दीवार के सामने खड़ी होकर रो रही थी। वह दौड़कर मेरे पास आई। जैसे ही मुझे देखी, मुझसे नहीं डरी थी। कहा मैं क्या करूं, मुझे उसके साथ होना चाहिए। लेकिन फिर वह मेरे कातिलाना अंदाज को देखकर डरने लगी। मैं गुस्से से अब भी कॉरिडोर को देख रहा था, और तब मेरी नज़र पड़ी दीपक पर। अजीब लड़का, वह पड़ाकू जो स्टेसी के साथ मोनिका के घर पर आया था। जिस लम्हे उसने मुझे देखा, उसने अपनी आंखें हटा ली और नीचे देखने लगा, और यह मुझे परेशान किया। वह कभी भी आंखों में नहीं देखता। मैं उसके सामने से गुजर रहा था, तभी कुछ मेरी नज़र में आया। वह अपने हाथ को हिलाया, तब मुझे नजर आया उसकी कलाई जिसमें उसने पट्टी कर रखी थी। मेरा दिमाग बंद पड़ गया। याद आया मैंने उस साइकोपैथ का हाथ तोड़ दिया था। याद आया कि वह मोनिका के दरवाजे के बाहर खड़ा था जब मैं उसकी चीख सुनी थी। दीपक मेरी आंखों में देखे बिना वहां से निकल गया था। मैं उसे देख रहा था। मुझे लगा मैं अपना दिमाग खोने लगा हूँ। दीपक उसका हाई स्कूल का फ्रेंड है, जिसने गली में उसकी इज्जत लेने की कोशिश की और फिर उसके घर पर भी घुस आया, उस पर निशाना बनाया था। जब से वो बॉस्टन में आई थी, हाई स्कूल का दोस्त जो उसे लंबे समय से देख रहा था, स्टॉकर, धुंधली दृष्टि हो गई जब अत्यधिक गुस्सा मेरे अंदर समा गया। एक सेकंड के अंदर मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे जोर से दीवार के साथ पीछे धक्का दिया। उसके पैर हवा में थे। आसपास के लोग चीखने लगे। उसकी आंखों में देखा, वह डर से कांपने लगा और उन आंखों में मुझे नजर आई सच्चाई। आई एम सॉरी, वह हकलाने लगा। उसकी आंखें मुझे भीख मांग रही थी कि उसे छोड़ दूं। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। गलत जवाब दिया। अगली चीज जो मुझे याद है, मैं उसे कांच के ऊपर फेंका। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मेरी मुट्ठियां उसके जबड़े पर लगी। इसने उसे छुआ। उसके मुंह से खून निकलने लगा। जब वह खांसने लगा, उसकी चीख हवा में गूंजी। मुझे रुकने को कह रहा था। मुझे सुनाई नहीं पड़ी जो मुझे सुनाई पड़ रही थी मोनिका की चीख। जब वह उससे दूर जाने के लिए चीख रही थी, मैं उसके चेहरे पर फिर से मुक्का जमाया। बार बार उसे मुक्का मारता रहा। उसका खून मेरे चेहरे पर छींट कर गिर रहा था। इसने इसे छुआ जब मैं आसपास नहीं था। इसने उसे छूने की हिम्मत
की। लोग दौड़ के हमारे आसपास आए, मुझसे कहने लगे कि उसे छोड़ दूं। चारों तरफ आवाजें गूंज रही थी। दीपक मुझसे भीख मांग रहा था, उसे जाने दूं, उसकी जिंदगी बख्श दूं। उसका रोना कमजोर पड़ता गया। जब मैं बिल्कुल निर्दयी तरीके से उसे मार रहा था, सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था मोनिका जोर जोर से रो रही थी और उससे बचने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान क्रिश, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इसे मार डालोगे। कुछ लोग मुझे अलग करने की कोशिश भी की, पर फायदा नहीं हुआ। मेरे आसपास शोरगुल तेज होता गया। जब तक मारता गया, जब तक मेरे हाथ सुन्न नहीं पड़ गए और खून से नहीं भर गए, पर मैं कुछ दर्द महसूस नहीं कर पा रहा था उसके मुकाबले जो मेरे दिल में था। दीपक हॉस्पिटल में पहुंच गया और मैं पुलिस स्टेशन में रात बिताया। वह किस्मत वाला था जो मैंने उसे जान से नहीं मारा, क्योंकि इससे पहले कि मैं यह कर पाता 3 पुलिस वाले मुझे रोकने के लिए आ गए थे। और मुझे याद है मैं पागलों की तरह गरज रहा था जब उन लोगों ने मुझे खींचकर दीपक से अलग किया था कि जो मौत के कगार में खड़ा था। इस इमरजेंसी टीम ने उसे उठाकर अस्पताल लेकर गई। मैं अपने कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। मैं यहाँ क्या करना हूँ? मुझे मोनिका के पास होना चाहिए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता वो कैसा महसूस कर रही है। अभी वह जरूर डरी हुई होगी, टूटी होगी, ना उम्मीद और अकेली। पुलिस से मामला सुलझाने के लिए मैंने अपने लॉयर को बुलाया है, जिसे मेरे एक दोस्त ने भेजा। घड़ी देखी तो सुबह के 10 बज रहे थे। 24 घंटे हो गए थे जब मैं यहाँ पर हूँ। एकदम बेकार दिख रहा हूँ। मेरे हाथों में हथकड़ी थी, कदमों की आवाज़ जो मेरी ओर आ रही थी। मेरा उस पर ध्यान गया। आखिरकार एक ऑफिसर आया और मुझे हथकड़ियों से आज़ाद किया। हमने वह घर ढूंढ निकाला, पर वह कहीं नहीं मिली। कोई और दरवाजा तोड़कर अंदर गया था और उसे ले गया। और यह वाक्य मुझे तुरंत चौकन्ना किया और मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिक्र मत करो, वह उसका भाई था, ऑफिसर ने कहा। उसने भी रिपोर्ट करी थी। अविनाश, शुक्र है। मैं राहत की सांस छोड़ी। दीपक अभी बुरे हाल में है, इसलिए हम उससे पूछताछ नहीं कर पाए। ऑफिसर ने मुझे जानकारी देना जारी रखा। हॉस्पिटल पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी जान बचा ले, और इस बीच हम मोनिका और उसके भाई से भी जानकारी चाहते हैं। उसके भाई ने कहा है वह जानकारी खुशी खुशी देगा। और रहा सवाल उसका, तो उसे लगता है मोनिका अभी इस हाल में नहीं है कि अपना बयान दे सके। मेरी मुट्ठियाँ गुस्से से कांप रही थी, जबकि सीने में फिर से दर्द आक्रमण हुआ और मैं उसे अभी नहीं देख सकता। यह मुझसे सबसे अधिक अत्याचार कर रहा था। एक बार जब मैं सड़क पर निकला था, मैं इधर उधर देखने लगा और टैक्सी पकड़कर मोनिका का एड्रेस बताया। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और मेरा गला बेहद दुख रहा था। ड्राइवर शीशे से मुझे देखा। मेरी शर्ट में खून के छींटे थे। बहुत ही बुरा हाल में लग रहा था। आप इतनी जल्दबाजी में हो? ड्राइवर ने पूछा। किसी के साथ कुछ हुआ है क्या? और फिर से मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली होने लगी। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड। अपने पॉकेट में वह मोतियों का हार को पकड़ा और सोचने लगा। इसे देखते वक्त मैंने उससे कहा था कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, और आखिर उसे पता चला कि सब झूठ है। मुझे माफ़ कर दो मोनिका कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाया, तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। जैसे उसके घर पर पहुंचा, कार से उतरकर मैं गेट के सामने गया तो ताला बंद था। मैं उसे धक्का मारने लगा। मोनिका, मैं चिल्लाया, यह मैं हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन कहते हुए मैंने नीचे देखा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आखिरी शब्द मात्र फुसफुसाकर कहा। प्लीज मोनिका, मुझे तुम्हें देखने दो। दम घुटने लगा। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मोनिका, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। बेटा, इधर क्या कर रहे हो? एक औरत की आवाज़ आई और मैंने अपना सर उसकी ओर घुमाया। एक बुजुर्ग पड़ोसी महिला मेरे पास आकर कही, तुम यहाँ क्यों आए हो? घर पर कोई भी नहीं है। मैंने कहा, मोनिका अपने भाई के साथ यहाँ रहती है, अंदर कोई भी नहीं है। उसने जोर डाला। जब मैं गेट को धक्का मारने वाला था, उसने मुझे अपनी ओर खींचा। मेरा विश्वास करो, तुम अंदर किसी को नहीं देख पाओगे। उसका भाई कल सुबह ही यहाँ से निकल गया था। मैं जम गया। मेरा एक हिस्सा इस बात को मानना नहीं चाहता था कि वह चली गई थी। अभी भी उम्मीद कर रहा था कि वह यहीं होगी और मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा, पर मेरा एक हिस्सा दर्दनाक सच्चाई को जानता था। क्या वह सच में छोड़ गई? मेरा इंतजार नहीं किया। मैं अविश्वास से अपना सर हिलाने लगा। वह औरत मुझे सहानुभूति की नज़र से देख रही थी। मोनिका चली गई थी और मैं उससे कह नहीं पाया कि मैं सच में कैसा महसूस करता हूँ, कि वह मेरे लिए क्या है, कितना दुखी हूँ। उसे चोट पहुँचाने के लिए मैं खुद को मार देना चाहता हूँ, उसे दर्द पहुँचाने के लिए। और इस लम्हे सच्चाई जो मुझ पर वार किया और मैं घुटनों के बल गिर गया और बिल्कुल टूट गया। कहानी मोनिका की जुबानी। यात्रा
काफ़ी शांत थी। हम दोनों कई जगह पर रुके और आराम किया। हमने फैसला किया कि काफ़ी आराम से सफ़र करेंगे और मुझे यह मौका अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा लेना चाहिए था। पर मैं सो नहीं पाई। मेरी सोच कई सारी चीज़ों से भरी थी, दर्दनाक चीज़ों से, जबकि मैंने सोचा था उन सब से उभर जाऊंगी, अपने जख्मों का इलाज करूंगी। पर अचानक मेरे सीने में इतना दर्द क्यों उठने लगा? मैंने देखा अविनाश इतना चिंतित होकर मुझे देख रहा था और उसका फ़ोन फिर से एक बार बजा। क्रिश का फ़ोन था। इस समय उसने फैसला किया कि फ़ोन बंद कर देगा। मैंने अपने सीने को पकड़ा, मेरा गला दुखने लगा। मेरा बॉस्टन में अब कोई जिंदगी नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं दुनिया का सामना अब नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मुझे अपने टूटे हुए दिल की मरम्मत करनी है, उसे ठीक करना है, एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मुझे उस इकलौते इंसान को भूलना है जिसने मेरा दिल चुराया था। वह मेरा पहला प्यार है, जिससे मैंने अपना विश्वास दिया था, जिसे मैं अपनी आत्मा चुराने दी थी। वही इंसान जिसने मेरे दिल को तोड़कर उसे धूल में मिला दिया। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं अब रोने लगी थी। मुझे दर्द हो रहा था उसे छोड़ने में। इस बात से दुख हो रहा था कि मैं ऐसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। गुड बाय क्रिश। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लंबी यात्रा के बाद आखिर मैं टेक्सास में पहुंची। मैं सामने वह घर देखने लगी जिसे शायद उसने रेंट में लिया होगा रहने के लिए। मीडियम साइज का 2 मंजिला मकान था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। अविनाश दरवाज़ा खोलकर कहा, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, और नखरे की मुस्कान दी। ऊपर कमरे में जाकर नहाकर मैं अपना बाल सुखा रही थी। अविनाश मेरे दरवाजे पर आया। एक फ़ोन उसके कान में था। हाँ, वह मेरी जगह पर है। नहीं माँ, अविनाश फ़ोन में बोल रहा था। मेरा दिल डूबने लगा यह जानकर कि वह किससे बात कर रहा है। चिंता मत करो, वह ठीक है। उसने इशारे से पूछा, मैं बात करना चाहती हूँ या नहीं। मैंने सर हिलाकर ना में इशारा किया। फ़ोन की दूसरी साइड में माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे सुनाई दिया वो रो रही थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वह खबर मॉम डैड तक पहुँच गई होगी और मैं तैयार नहीं हूँ उनसे बात करने के लिए। वह अभी नहा रही है। अविनाश ने झूठ कहा। फिक्र मत करो, वो मेरे साथ है, मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अविनाश मेरे पास आकर बेड में बैठा। उसे पता है ना, मैंने कहा, और अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया। मैं निगलने लगी। अपनी मुट्ठियों को भींचकर अपनी थाई के ऊपर रखा। कैसे? मैंने बहुत छोटी सी आवाज में पूछा। अविनाश जवाब देने से झिझक रहा था। उसने मेरे कंधे में हाथ रखकर मेरी ओर देखा। और इससे फर्क नहीं पड़ता, पुलिस सब कुछ ध्यान दे रही है और वह देख रही है कि वह नग्न तस्वीर फैल न जाए। वह ध्यान दे रहे हैं कि हर एक तस्वीर को नष्ट कर दिया जाए, और अगर कोई उन तस्वीर को फैलाया तो वह गैर कानूनी होगा, उसे उसकी सज़ा मिलेगी। पर मुझे पता है कि वह संभव नहीं है। जिस लम्हे दीपक ने हज़ारों लोगों को तस्वीर भेजी थी, साथ के साथ पलक झपकते ही वह तस्वीर फैल गई होगी। अगर वह इंटरनेट में ना भी हो, फिर भी लोगों के फ़ोन में रहेगा। हो सकता है मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे ही पता चला हो, उन्हें उनके दोस्तों ने बताया हो। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनको अपमानित किया, मैंने अपने परिवार को अपमानित किया। मोनिका, मेरी ओर देखो। जब मैं अविनाश की ओर देखी, उसके चेहरे पर चिंता थी। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे काबू में नहीं था। घटिया आदमी एक क्रिमिनल था, कानून से उसे सजा मिलेगी, वह जेल में सड़ेगा। अब भविष्य में तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मेरे दिल पीड़ा से फिर से भर उठा। मैं उस लुनैटिक के बारे में सोचने लगी। उसके साथ क्या हुआ? अविनाश का जबड़ा टाइट हो गया। अच्छी बात यह है कि मैं पुलिस से सुना है कि वह अभी अस्पताल में है। यह सूचना सुनकर मैं चौंक उठी। पूछा, कैसे? क्या हुआ? क्रिश लगभग उसे मार ही डाला था, अविनाश ने बताया। मेरा दिल धड़कने लगा। दीपक जिंदा नहीं बच पाता, पर दुर्भाग्यवश वह बच गया। अविनाश गुस्से से कांप रहा था। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह किस्मत वाला है कि जिंदा बच गया, क्योंकि मैं यह आश्वस्त करूंगा कि उसे कानून से सजा मिले। मेरी होंठ कांपने लगी। मुंह से हल्की सी चित्कार निकली और अपने बेडशीट को पकड़ लिया। क्रिस उसे लगभग मार डाला था। मुझे उसके बात याद आने लगी। तुम समझ नहीं रही, मैं कभी किसी इंसान को जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं उसे मार दूंगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा। यह शब्द उसने कहे थे, पर ऐसे शख्स ने कहे थे। उसके शब्द और कर्म बिल्कुल अलग अलग है। वह इंसान जिसने स्वीकार किया वह मुझसे कभी प्यार नहीं किया था, कि एक नाटक था और वह मेरे भाई से बदला लेने के लिए किया। मैंने देखा अविनाश बिल्कुल
बिल्कुल अस्थिर हो रहा था। शायद क्रिश का नाम मेरे सामने लेकर ठीक नहीं किया, यही सोच रहा था। पर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे दिलासा दिया और मुझे खुश करने की पूरी कोशिश की। उसने बात बदलकर तरह तरह की बात की ताकि मैं इस चीज़ से उभर सकूं। यहाँ तक कि उसने मुझे एक नया फ़ोन और नया नंबर देने का भी फैसला किया था। आज टेक्सास में मेरा दूसरा दिन था। मैं एकदम सुबह सुबह अपने नए सेल फोन के साथ बैठी हुई थी, तभी अविनाश कमरे में आया। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और फिर मुझे दिया। मैं आश्चर्य में थी कि कौन है। उसने कहा तुम्हारी फ्रेंड स्टेसी है, उसे मेरा नंबर क्रिश से मिला। इसे नाम सुनकर मेरा दिल दुखने लगा था। मैं अविनाश से फ़ोन लेकर कही हेलो। फ़ोन उठाते ही उसकी रोने की आवाज़ बढ़ गई। कहा तुम कैसा कर रही हो, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। उसके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने कहा क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने कहा हाँ कुछ भी। तुम क्रिस से यह नहीं बताओगी कि मैं यहाँ हूँ? मेरी आवाज़ छोटी थी, शायद वह मेरी अब परवाह भी नहीं करता होगा, फिर भी सावधानी के तौर पर, क्योंकि वह अविनाश से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं वह हार गया था। उसने कहा जरूर, कुछ भी तुम्हारे लिए, अगर तुम अच्छा महसूस करो तो। पर अगर ईमानदारी से कहूँ तो वो उम्मीद कर रहा है कि उसे तुम्हारे बारे में बताऊं। जब उसने मुझे अविनाश का नंबर दिया था वह अभी अविनाश तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने सोचा शायद मैं ऐसा कर सकूं। मेरे दिल में दर्द होता है जब भी मैं उसका नाम सुनती हूँ। अब जब उसे एहसास हुआ है कि अविनाश ने उसके पीठ में छोरा नहीं घोंपा था और मेरे साथ जो विध्वंस हुआ वह करुणावश मेरा हाल चाल पता करना चाहता है। थोड़ी देर बात करके मैंने फ़ोन रखा तो सामने एक कार आकर रुकी। अविनाश के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। कहा वो आ गई, जिससे मैं अपनी भौं ऊंची की। वह मेरी ओर मुड़कर कहा मैं खुशबू को यहाँ आने को कहा था, तुम्हें पता है मेरी ऑफिस की साथी है, वह मुझे मदद कर रही है कि ताकि तुम्हारे कपड़े और नए सामान यहाँ उपलब्ध हो सके। और इससे मैं चकित रह गई। उसने आगे कहा यह अच्छा है कि मैं दूसरी लड़की से पूछूं कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लड़कियों के सामान के मामले में, पर मैं यह नहीं कहना चाहती थी। मैं इसलिए आश्चर्यचकित थी। अविनाश स्पेंसर एक लड़की से मदद मांग रहा है, मगर वह मम्मी से पूछ सकता था या फिर मुझे शॉपिंग करवाने ले जा सकता था। तभी वह नीचे गया और एक लड़की को लेकर आया। उसके गहरे बादामी बाल थे, रंग गोरा था और आंखें नीली, अविनाश की तरह गाढ़ी नीली नहीं, आसमानी। हाय मोनिका, वह एक लुभावनी मुस्कान दी। कहा मेरा नाम खुशबू है। पहले मुझे लगा हाथ बढ़ाकर वह मेरा हाथ मिलाएगी, लेकिन वह मुझे कसकर हक कर ली। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से मुझसे मिलकर मेरा पीठ थपथपाकर मुझे आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसे पक्का पता होगा मेरे साथ क्या हुआ है। अब इस चीज़ से मुझे हिला कर रख दिया। अविनाश यह बात किसी को भी नहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, जब तक ना उसे एहसास हो कि वह उसके लायक है। जब मैं उसकी ओर देखी, वह दूसरी ओर देख रहा था। उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। मेरा भाई ब्लश कर रहा है। हे भगवान, मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर उसने एक बैग निकाल कर कहा यह तुम्हारा सामान है, अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी दया से मेरा दिल गदगद हो गया था। बाद में दोपहर में अविनाश बाहर हमारे लिए खाना लाने गया था, जिससे हम दोनों रह गए थे और खुशबू मेरे सारे सामान ठीक जगह में कर रही थी। मेरे बाथरूम के सारे सामान ठीक कर दिया था। देखा मेरा एक ड्रॉअर लॉक था। मुझे ध्यान आया जो अभी अविनाश ने कहा था सारी चाबियां एक जगह अपने कमरे में रखता है। मैं उसके कमरे के अंदर गई पर रुक गई जब उसके डेस्क पर कोई चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा। उसके डेस्क में 2 फोटो फ्रेम थे। एक हमारा फैमिली फोटो था जब हमने स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाई थी और दूसरा उसका फुटबॉल टीम के साथ था। वह यूनिफॉर्म में थे और ट्रॉफी जीती थी। और अविनाश के साथ क्रिश खड़ा था, उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं अपनी उंगली उसके चेहरे पर चलाई, उसकी हंसी पर चलाई। और फिर मुझे एहसास हुआ कि उसे जाने कितने लंबे समय से मिस कर रही थी। क्या सब ठीक है मोनिका? खुशबू ने पूछा, जिससे मैं अपने ध्यान में वापस आई। मेरे हाथ से वह फोटो फ्रेम नीचे गिर गई और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मैं कांच के टुकड़ों को उठाने लगी कि मेरी उंगली कट गई और मैं दर्द से चिल्लाई। खुशबू ने कहा मुझे मदद करने दो, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैं उससे कहा। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, जो शब्द मेरे गले में दबे थे आखिरकार निकला, यह बस, यह दुखता है
कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख सकती। वह मेरी ओर देखी और मेरी बातों को समझकर सिर हिलाई। कहा, मुझे पता है मोनिका, मुझे पता है। और फिर मुझे हक कर लिया। दोपहर के बाद आखिरकार हमने अपना सारा काम खत्म कर लिया था। वह सामान सही जगह पर सेट किया था और यह खुशबू के अपने अपार्टमेंट में वापस जाने का वक्त था। मैंने देखा अविनाश का मूड बिल्कुल खराब हो गया था कि वह जाने वाली है। उसके लिए बहुत बुरा हुआ क्योंकि खुशबू कोई और रास्ता नहीं चुना था। खुशबू के बारे में जो रहस्य है, शायद इसी वजह से मेरे भाई उसकी ओर डूब रहा है। यह खींचातानी वाला काम कर रही है मेरे भाई के साथ, जो कि लगभग होता ही नहीं क्योंकि लड़कियां बहुत ही जल्द बुरे तरीके से उसके लिए पड़ती है। इनके बीच में आंखें लड़ाने के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा गहरी बात हो गई। अविनाश उसे दरवाजे तक छोड़ने गया था। कहा, थैंक यू खुशबू, तुम्हारे बगैर यह नहीं हो पाता। कोई दिक्कत नहीं है अविनाश, कहकर वह मुस्कुराई और वह लुभावनी मुस्कान। बाय मोनिका, उसने मुझे हाथ हिलाया। अविनाश ऐसे देखा जैसे उसे गुड बाय किस देना चाहता हो, पर सब जानते हैं वह नहीं होने वाला। मैं हंसी दबाने की कोशिश की और ऐसे ही वह चली गई। मैंने आज तक कभी नहीं देखा उसके दरवाजे से कोई लड़की गई हो बिना उसे किस दिए, या उसका उल्टा। लोगों के लिए यह आम बात होगी, पर अविनाश के लिए ठीक इसका उल्टा है। उसने हल्के से दरवाजा बंद किया और मैं नखरे की मुस्कान दी। क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहोगे अभी जो कुछ भी हुआ? अविश्वास से अपना माथा हिलाने लगा और फिर हंसने लगा। कहानी क्रिश की जुबानी। 1 हफ्ता हो गया था जब मुझे पता चला कि मोनिका मुझे छोड़कर चली गई है। काश मैं और जल्दी हरकत में आता, पर बॉस्टन में कई सारी अधूरी चीज है जो मुझे सुलझानी थी। मैंने अपनी इंटर्नशिप को और पीछे कर दिया कि पहले मैं अतिरिक्त रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करूंगा और फिलहाल मैं टेक्सास में हूँ। यह काफ़ी जायज़ अनुमान है कि विनाश के साथ में यहाँ होगी, वहाँ जो कुछ भी हुआ था। उसके बाद संभावना यह है कि अभी भी वह न्यूयॉर्क में वापस चली गई, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से अविनाश रिएक्ट करेगा वह उसे अपने से दूर नहीं होने देगा। मैंने दोपहर को बॉस्टन की फ़्लाइट ली थी और अब मैं उसके ऑयल कंपनी के हेडक्वार्टर्स में हूँ जहाँ अविनाश इंटर्नशिप कर रहा है। ऑफिस का टाइम ख़त्म होने ही वाला है और अब तक मेरी आंखें अविनाश को नहीं ढूंढ निकाल पाई। अच्छा हुआ मैंने एक लड़के को देखा जो एलिवेटर से नीचे उतर रहा था और फिर एक लड़की से बात कर रहा था। इससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाता वह लड़का चला गया और वह लड़की जो उसके साथ थी वह लॉबी में चलने लगी और कुछ नहीं सोचा उसके पास गया। वह रुक गई जब उसने देखा मैं उसका रास्ता रोक रहा हूँ। वह अबाक रह गई। विघ्न डालने के लिए माफ़ करना, मैं अविनाश का बेस्ट फ्रेंड हूँ। पता है यह बेकार बात है, वह ड्यूड मुझे अब अपरिचित मानता होगा। उसने कहा, क्रिश। मैं त्योरी चढ़ाई, अबाक रह गया कि वह मुझे जानती है। अविनाश इस टाइप का लड़का नहीं है जो लड़कियों के साथ अपना निजी जिंदगी के बारे में बताए। दिलचस्प बात है, यह कोई मामूली लड़की नहीं, जरूर दोनों में कुछ होगा। असल में वह लड़की इधर उधर देखने लगी जैसे मुसीबत में हो। मुझे लगता है वह चला गया। उसने बात को खींचा, मुझे उससे मिलना है। मेरी आवाज़ अटल थी जैसे कि मैं ना नहीं सुनने वाला। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? वह लड़की मुंह खोलकर मुझे देखने लगी। उसे पता था कि मैं 1 इंच भी हिलने वाला नहीं जब तक वो मेरा जवाब ना दे दे। कहानी मोनिका की जुबानी। अविनाश ऑफिस से लौट कर आया। वह मेरे कमरे में आया। क्या तुम श्योर हो मोनिका, तुम करना चाहती हो? उसने फिर से सवाल किया और मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। 1 हफ्ते से मैं लैपटॉप में यही देख रही थी, मैं क्या करना चाहती हूँ। आखिर मुझे रोशनी की किरण नजर आई जो भविष्य के उम्मीद से भरपूर थी। एक तरीका था जिससे मैं अपने सपने तक पहुँच सकती थी। तुम्हें पता है मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसने बात को खींचा। जब तक इससे तुम खुश हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा था वो आपत्ति करेगा। मुझे पता है वह मेरा सपोर्ट करेगा जब तक यह मेरे लिए अच्छा है। अविनाश के करीब जाकर उसे हक किया। कहा, थैंक यू अविनाश, मुझे पता था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जब मैं अलग हटी मैंने उसकी आंखों में उदासी और अफसोस देखी, जैसे कि वह इन सब चीज़ों को रोक सकता था। मैंने कहा, अभी मुझे और निश्चिंत होना है तो तुम अपनी मम्मी पापा से बाद में कहना। वह समझकर अपना सिर हिलाया। उसका फोन वाइब्रेट किया। वह निगलने लगा। देखा उसके होंठ एक पतली लकीर बनाया। वह जल्दी से खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर देखा। मुझे लगा कुछ हुआ है। पूछा, कुछ गलत हुआ है क्या? अबाक रह गई जब उसके जबड़े टाइट हो गए। दरवाजे की ओर जाते हुए कहा, यहीं पर रहना। नीचे जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। खिड़की के पास जाकर जैसे ही पर्दा हटाया मेरा दिल जम गया। मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली। नीचे खड़े शख्स को देख रही थी, क्रिश। कहानी क्रिश की जुबानी।
आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया। बाहर काफी अंधेरा था। मैं वहां आकर खड़ा था जहां वह रहती है। मेरा दिल रुक गया जब मैं उसे खिड़की के पर्दे के पीछे झांकते हुए देखा, पर मैं कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले उसने पर्दा खींच दिया, जिससे मेरा दिल डूब गया। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, पर मैं अंदर से जानता हूँ शायद वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। दरवाजा खुला और अविनाश बाहर आया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के पीछे पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्रिश? उसकी आवाज़ ठंडी थी। मैंने कहा, मुझे पता है मैंने सब खराब कर दिया, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे बात करनी है। मेरी आवाज़ अटल थी। मुझे देख रहा था। कहा, क्या तुम्हें जो आखिरी बार कहा था मेरी बात समझ नहीं पाए थे? जान से मार दूंगा इससे पहले कि तुम एक कदम घर के अंदर रखो। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं था। मुझे अभी उससे मिलना था। मैंने कहा, देखो मुझे लगता है वो मुझे गलत समझ रही है। गलत समझी है? उसने बीच में काटा। तुमने गलत समझा क्रिश, तुम पामेला की वजह से अंधे थे। यहाँ तक कि तुमने मुझसे पता लगाने की कोशिश नहीं की। तुमने उसकी बात को निगला ऐसे कि तुम्हारा जन्म उसके जहर पीने के लिए हुआ हो। मैं इतना उलझा नहीं होता अगर वो वीडियो नहीं देखा होता। अब उपहास करने की बारी मेरी थी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इसमें कोई भूमिका नहीं थी? मैंने देखा वो गुस्से से कांप रहा था। शायद मेरे शब्दों के पीछे सच्चाई का एहसास होने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो भी गंदगी चल रही थी, फिर भी तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया। तुमने मोनिका का इस्तेमाल किया मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे नष्ट करने के लिए। हर एक बात जो उसके मुंह से निकल रहे थे चाकू की तरह मेरे सीने में बिध रहे थे। काश इससे अच्छा वो मुझे मार डालता। मैं उसका इस्तेमाल किया। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर मैं उन शब्दों को याद करने लगा जो मैं कहा था। शायद यही सही है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में डूब गया था। मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अविनाश से कहा, मैं तुमसे कहा है क्रिश, यह सब खत्म हो चुका है। इतना कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं पर खड़ा रहा। चिल्लाने लगा, मोनिका, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ से आसपास के पड़ोसी परेशान होने लगे। अपनी मट्टियों को बींच लिया। मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। यह खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह फिर से मैं उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। होटल में रुका, पर रात भर ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मैं अस्थिर था। शायद उस वक्त अविनाश काम के लिए निकल रहा था। क्या तुमने मेरी बात को साफ साफ नहीं सुना क्रिस? उसने पूछा। तुम अपना समय खराब कर रहे हो। वो आकर कार पर बैठकर अपना काम पर निकल गया और मैं इस उम्मीद में खड़ा रहा कि अविनाश के जाने के बाद वह मुझसे मिलेगी। घर पर कोई हलचल नहीं हुई। मैं अपने गले की गांठ निगलने लगा। क्या वह सच में मुझसे नहीं मिलना चाहती? मैं इतने बुरे तरीके से उससे मिलना चाहता हूँ, उसे हक करना चाहता हूँ, उसे चूम कर उसके सारे दुख को दूर करना चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए। उससे वादा करना चाहता हूँ अब से मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। वह मुझसे मिलने नहीं आई और मैं सड़क पर खड़ा रह गया उसके इंतज़ार में। पर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं थर थर काँप कर बेहोश। दोस्तों, क्रिश मोनिका तक पहुंच चुका है। उसके बीच की दीवार तोड़ने के लिए क्रिश किस हद तक जा सकता है, जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। और इसके सारे पुराने एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।